हरे कृष्णा। तो पहले के 3 डिस्कोर्सेस में हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहला तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें एस्टैब्लिश करने हैं। सेकंड में हमने ये देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या सीरियसनेस होनी चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, क्यों ये एकदम हल्के में लेने की चीज़ नहीं है, बहुत ही सीरियसली और गंभीरता से सुनने की चीज़ है। जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है ये। और थर्ड एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमें किन पैटर्न्स का ध्यान रखना है इस वीडियो को देखते हुए, इस पूरी सीरीज़ को देखते हुए और हर एक चीज़ को समझते हुए। कितना अलर्ट रहना है, माइंड कितना ऑन रखना है, शार्प रखना है, क्योंकि कब क्या कहाँ से मिस हो जाएगा, कब कहाँ कौन सा टॉपिक और फिलॉसफी कवर हो जाएगा, आपको एकदम अलर्ट रहकर ध्यान देना है, वरना कुछ मिस हो जाएगा। वो मैं क्लियर कर चुका हूँ इनडायरेक्टली, मगर आपको लगेगा कि ये तो एड्रेस किया ही नहीं, ये वाली फिलॉसफी रह गई, उनका नाम तो लिया ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने अपनी बुक में ऐसा वैसा कहा था। तो नहीं, बहुत लोगों ने बहुत अपनी बुक्स में बहुत कुछ कहा है, हम एक एक करके एड्रेस करने जाएंगे तो जीवन बीत जाएगा। मैंने पहले भी कहा था ये चीज़। तो हमने इसीलिए कुछ पैटर्न्स को देखा था, उन पैटर्न्स का यूज़ करके हम जो कुछ सॉल्व करेंगे उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, नो मैटर किसने अपनी बुक में क्या लिखा है। मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में, इन वीडियोस में जो कुछ कहूँगा वो कहीं ना कहीं सबके लिखे हुए, सबके कहे हुए सारी चीज़ों को कवर कर लेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कैसे, वो आपको देखना है। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओपन ही है। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि मैंने अपने वीडियो के कौन से पार्ट में इस चीज़ को मेंशन किया था। तो ठीक है, अब हम मंगलाचरण से, प्रणाम मंत्र से शुरू करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रणाम मंत्र और ये मंगलाचरण के मंत्र आपको इस्कॉन डिज़ायर ट्री की वेबसाइट पर या फिर किसी भी इस्कॉन सेंटर में एक छोटी सी बुक में आपको मिल जाएंगे, वो आपको याद करने ही चाहिए। और ये सारे के सारे मंत्र, प्रणाम मंत्र और इनका ट्रांसलेशन, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए, वरना सिर्फ ऐसे तोते की तरह रटोगे कि आप क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मंत्र और उसका ट्रांसलेशन दोनों पता होना चाहिए, तभी आपको बोलने में भी श्रद्धा आएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण की बात। सबसे पहले जब हम परम सत्य को जानने निकलते हैं तो उसमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण, मध्वाचार्य जी सजेस्ट करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसे देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने सामने अवेलेबल है। देखिए, अगर हमें परम सत्य ढूंढना है तो वो आप किस बेसिस पर ढूंढोगे, जहाँ आप खड़े हैं वहीं से तो शुरू करेंगे ना। अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आपके पास अभी जहाँ जिस भूमि पर खड़े हैं वहीं से आप चलना शुरू करेंगे, तभी कहीं ना कहीं पहुँच पाएंगे। सीधा डेस्टिनेशन के बारे में इमेजिन करना, ये तो बहुत ही एक गलत तरीका है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई बोध नहीं है। तो इसीलिए जहाँ आप खड़े हैं, जो आपके पास अवेलेबल है सामग्री, आपके पास जो रास्ता अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो व्हीकल अवेलेबल है ट्रैवल करने के लिए, उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। इन शॉर्ट, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने सामने हमारे पास डेटा, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें उसे नकारना नहीं है, उसे यूज़ कर करके ही हमें आगे बढ़ना है। ऐसा ओपिनियन है श्रीपाद मध्वाचार्य जी का। तो अब आप पूछेंगे प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब वो होता है जो हमारे सामने सामने डेटा, इन्फॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है, वो जो हम आजू बाजू में देख पा रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, जिस शरीर में हम हैं, जो हम पहन रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो सब प्रत्यक्ष कहलाती है। यानी एज इट इज़, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, वो प्रत्यक्ष कहलाती है।
तो मध्वाचार्य जी का कहना है कि प्रत्यक्ष को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसी से शुरू करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हम किसी सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो हम इसीलिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रभुपाद जी मध्वाचार्य जी के अंतर्गत आते हैं, तो हम उनकी एडवाइस के बिना शुरू कर ही नहीं सकते। हम शुरू भी उनके एडवाइस से करेंगे और अंत भी उन्हीं की एडवाइस पर करेंगे। ऐसा कोई भी नियम जो उनकी फ़िलॉसफी और उनके रूल्स को वायोलेट करता हो वो हम नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, और फिर भी हम परम सत्य तक पहुंच जाएंगे बिना बायस्ड हुए। अगेन पैटर्न उनका होगा, रिसर्च एकदम न्यूट्रल होगी। हम अपने आचार्यों के द्वारा बताया गया श्रेष्ठ पैटर्न का यूज़ करेंगे बस, और एकदम न्यूट्रल होकर बिना बायस्ड हुए रिसर्च करेंगे। तो प्रत्यक्ष में स्थितियाँ ऐसी हैं कि ज़्यादातर अगर आप एक नज़र में देखा जाए तो नास्तिक होना ज़्यादा बेटर लगता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं सामने सामने आपको बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सारे के सारे जो, जब मैं कहता हूँ नास्तिक और आस्तिक, तो यूजुअली हम इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं कि नास्तिक यानी वो जो ईश्वर नाम की एंटिटी में नहीं मानता, जो भगवान में नहीं मानता, और आस्तिक यानी जो भगवान यानी अपने से ऊपर एक बीइंग, एक क्रिएटर को मानता है, जो ये सब गवर्न कर रहा है, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, तो नास्तिकवाद ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है, ज़्यादा लॉजिकल क्यों है एक नज़र में प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाए तो, बिना किसी रिसर्च के? तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि जितने भी थीस्टिक कल्ट्स है, थीस्टिक कल्ट्स यानी ऐसे ग्रुप्स, ऐसे रिलीजन्स, ऐसे आइडियोलॉजीज़ जो ईश्वर में मानते हैं, वो कभी भी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए, और या फिर उनके इतिहास को ट्रेस किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। उनका इतिहास कुछ 100 साल या कुछ 1000 साल पुराना है, उससे ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग सनातन धर्म। ठीक है ना? तो उनका भी यही इतिहास है, उनकी भाषाओं का, उनके ग्रंथों का, उनके आइडियोलॉजीज़ का, और स्टोन एज, आइस एज को कंसिडर किया जाए तो उनकी प्रैक्टिकलिटी को भी और रेलेवेंस को लेकर भी। तो सबका इतिहास लिमिटेड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके बाद भी सब लोग अपने जगह अनुसार, यानी जिस काल देश परिस्थिति में वो उत्पन्न हुए थे और पनपे थे, उसके अकॉर्डिंग ही उनके सारे नियम, पहनावे, बोलचाल, खान पान है। कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी है जो ठंडे प्रदेश में पनपी, उनका कल्चर, उनका खान पान ऐसा है, वो अल्कोहल से उन्हें परहेज़ नहीं है। कुछ गर्म प्रदेश में, कुछ रेगिस्तान में पनपे, तो उनका पहनावा उस तरह का है, वाइट कलर के गाउन्स, अल्कोहल बैन, दिस दैट। नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जगह अलाउड है, दोनों ही जगह नॉन वेजिटेरियन इज़म को मॉरल कहा गया है। भारत में देख लो तो भारत में धोती कुर्ता, साड़ी, नॉर्मल क्लाइमेट है, टेम्परेचर है। तो काल देश परिस्थिति अनुसार अगर देखा जाए तो सारे के सारे कल्चर्स बायस्ड हैं, यानी रेगिस्तान वाले कल्चर में कोई भी धोती नहीं पहन रहा है, ठीक है, कोई भी 3 पीस सूट नहीं पहन रहा है, कोई भी साड़ी नहीं पहन रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको टेलरिंग की भी अकल नहीं थी, इतनी सिलने वाले कपड़ों की भी अकल नहीं थी। ठीक है ना, वहाँ पे महल थे, रेगिस्तान में झोपड़े हुआ करते थे, दोपहर को वो लोग काम बंद कर देते थे। तो सबके, अगर आप कल्ट्स और रिलीजन्स के इतिहासों को देखो तो वो काल देश परिस्थिति द्वारा प्रभावित है सबसे पहले तो। और जो भी आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे कि मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न भाषाएं और इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल, ये डिवाइसेस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लग्जूरियस कार्स, उड़ने वाले प्लेन्स, लग्जूरियस प्लेन्स और ट्रेन्स एंड बाइक्स, सुपर कार्स, व्हाट नॉट, मूवी थिएटर्स, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल, और इतने सारे खाने पीने की भी चीज़ें, इतना ऑर्गेनाइज्ड, लग्जूरियस और कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी सारी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किसी भी कल्ट के इतिहास में नहीं मिलती है। ना ही हिस्टोरिकल एविडेंस कोई है, ना ही उनके ग्रंथों में उन चीज़ों का कोई वर्णन है। आपको किसी भी ग्रंथ में हाइपरसोनिक मिसाइल और लग्जूरियस कार्स का वर्णन नहीं मिलेगा, किसी के भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। एक वाइल्ड गैस भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट हिंट किया गया है, इनडायरेक्ट हिंट है, ये है वो है, ऐसा भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे इतने मॉडर्न मार्वल्स है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, आर्किटेक्चर्स के, कांच की बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या नहीं डेवलप किया साइंस ने। एटम्स, कितने सारे एटम्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्वांटम फिजिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है, क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका विज्ञान है, उसका ज्ञान नहीं है रिलीजन्स को और किसी भी कल्ट को, किसी भी कल्चर को, चाहे वो किसी भी देश से हो। ठीक है, हार्डकोर डायरेक्ट एविडेंस तो आपको नहीं मिलता है।
कि कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, उसकी सबसे छोटी इकाई अगर आप उसको जूम इन करके देखो, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये मैं सेकंड लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि पूरा एक एटॉमिक का स्ट्रक्चर होता क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक प्लास्टिक का एक बॉक्स है, उसे आप बहुत ज़्यादा जूम इन करो माइक्रोस्कोप में, तो आपको एक सेट ऑफ अरेंजमेंट, एक डॉट्स मिलेंगे जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स को आप फर्दर जूम इन करेंगे तो आपको एटम्स दिखेंगे, यानी एक सबसे छोटी इकाई किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की। एकदम छोटा सा गोल पार्टिकल होता है, वो बहुत छोटा होता है, वो उसे आँख से संभव ही नहीं है देखना। उसके बाद फर्दर एटम को और अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो 3 उसके अंदर और पार्टिकल्स मिलते हैं हमें। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं, उसे न्यूक्लियस नाम दिया गया है। उसके अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उसे अलग नाम दिया गया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फर्दर क्वार्क से बने हुए हैं। वो क्वार्क्स आपस में चिपक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्या उन्हें डिफरेंट कर रहा है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्वार्क से अगर बने हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अप डाउन और अप क्वार्क, डाउन क्वार्क करके एक चीज़ होती है, ठीक है। वो मैं फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। एंड क्या ऐसी चीज़ है जो क्वार्क्स को चिपकाए रख रही है आपस में, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन रहा है, दैट आर ग्लूऑन्स। तो वो एक अलग चीज़ है। लाइट फोटॉन्स क्या है, साउंड क्या है, और अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, बाहर क्या चल रहा है। आधे रिलीजन्स का तो ये कहना है कि हाँ धरती चपटी है, ठीक है, दुनिया चपटी है, सीधा चलते रहो बस, गोल नहीं है। और सूरज कहाँ से आ रहा है, सूरज ऐसे ही आसमान में है। ब्रह्मांड का किसी को बोध नहीं है, सोलर सिस्टम का बोध नहीं है किसी को, मिल्की वे गैलेक्सी का बोध नहीं है, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसका किसी को बोध नहीं है। तो अगर आप देखोगे सारे के सारे रिलीजन्स बहुत ज़्यादा इलिटरेट रहे हैं। इन्हें कोई कुछ खास पता है नहीं, कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं इनके पास। मगर फिर भी क्योंकि ये हज़ारों साल पुराने कल्ट है, अब सच कहूँ तो कुछ हज़ारों साल पुराने भी नहीं, कुछ तो से 100, 150 या 200 या फिर 1200, 1500, 2000, 2500, इतने में सब निपट जाते हैं। इससे ज़्यादा पुराना कोई है नहीं सनातन धर्म के अलावा। तो ये 2-2.5 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर सारे के सारे आपको कल्ट्स मिल जाएंगे दुनिया के। अभी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कम्युनिज्म की बात नहीं करेंगे। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये एक सेपरेट चीज़ है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ गवर्नेंस के तरीके हैं। अभी हम थीस्टिक रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, थीस्टिक आइडियोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे रिलीजन्स हैं, इनके ग्रंथों में, इनके इतिहास में, इनके लोगों में, इनके नाम आप देख लो, इनके कल्ट अनुसार इन्फ्लुएंस है। आपको रेगिस्तान में रहने वाली जो एक कम्युनिटी है, वहाँ के लोगों के नाम अलग टाइप के हैं। जो ठंडे प्रदेश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, वहाँ पे लोगों के नाम अलग हैं। भारत में लोगों के नाम अलग हैं। आप नाम देख के पता दोगे कि ये इंसान कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है ना। तो हर चीज़ काल, देश, परिस्थिति द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, बट फिर भी उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी बोध नहीं है। उन्हें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। उनके ग्रंथों में कोई भी मेंशन नहीं है इन सब चीज़ों का। तो क्यों नहीं है ये इनकम्प्लीटनेस है उनकी। उन्हें बस भगवान बेचने हैं। एंड सेकेंड चीज़, भगवान वो लोग प्रत्यक्ष में प्रूफ नहीं कर पा रहे, ठीक है। पहले उनके भगवान चमत्कार कर भी दिया करते थे, ठीक है, सबके भगवान पहले चमत्कार किया करते थे। मगर जब से ये कैमरा इन्वेंट हुआ है, तब से चमत्कार होने बंद हो गए हैं, क्योंकि अब रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो इसीलिए चमत्कार होने बंद हो गए। पहले चमत्कार हो जाया करते थे। तो आधे लोगों ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, किसी ने कुछ किया है, कोई पानी पे चल के दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब से कैमरा इन्वेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह, पब्लिक पार्क्स में कैमरा लग गए हैं, सब ने ऐसी सब मैजिकल हरकतें करना बंद कर दिया है। और मैजिक क्या है, हम उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है, आगे, कि जादू क्या है और होता भी है या नहीं। ये हमारे फिज़िक्स वाले चीज़ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जादू क्या है और संभव है भी या नहीं, जड़ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए ऊपर ऊपर से, तो किसी को भी इन सब का बोध नहीं है। तो परम सत्य इनमें से कोई भी ऑफर नहीं कर पाएगा। आई एम रियली सॉरी। ये चौथे ही डिस्कोर्स के, जो कि हमारा पहला फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स था, इसके 10 मिनट में ही आपको, क्योंकि 3-4 मिनट में हमने मंगलाचरण किया और इंट्रोडक्शन किया, तो शुरू के ही 10 मिनट में इतना बुरा खंडन हो जाता है इन सारे के सारे थियस्टिक रिलीजन्स का, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता। ये काल, देश, परिस्थिति अनुसार इन्फ्लुएंस है, कोई आइडिया नहीं है। अब अगर कोई इस पर जलेबी बना के आपको घुमाना चाहता है तो वो घुमा सकता है, नो डाउट, कि हाँ उस टाइम पे ऐसा ही था, ये उस टाइम के लोगों के लिए था
और रिलीजन्स का काम टेक्नोलॉजी नहीं होता है, वो तो ये होता है, वो तो वो होता है। हाँ, बट क्रिटिसाइज़ करने पहले आ जाएंगे कि आजकल के लोग मॉडर्न साइंस ये वो, मॉडर्न साइंस का यूज़ कर करके ही उसी को यूज़ करके अपना प्रचार करेंगे, पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, क्रेडिट भी चाहिए, क्योंकि समाज पे रूल जो करना है। अब हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी के नाम पे तो ये लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, इतिहास के नाम पे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनमें कॉमन सेंस कितना है और मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कॉमन सेंस इनमें ज़रा भी नहीं है, ज़रा भी नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इनके खाने पीने के, शादी करने के कुछ भी अजीब से तरीके हैं, तौर तरीके हैं अपनी भाषाओं में और अपने तरीके से, बट कॉमन सेंस भी यहाँ नहीं ही है देखा जाए तो। सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, मॉरल में भी हम दोनों चीज़ साथ में कवर करेंगे। मॉरली कॉमन सेंस नहीं है, एथिकल कॉमन सेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके कल्चर में ह्यूमंस को कोई भी इक्वालिटी नहीं दी गई है, विमेन के राइट्स बड़े ही बेकार हैं और स्लेवरी सिस्टम एकदम लीगल है। आप इनके कल्ट्स के अनुसार फीमेल्स को आप स्लेव बना सकते हैं, उन्हें ख़रीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको बता देंगे। अब यहाँ पे आप अपने घर पे बैठे हैं, आराम से जीन्स टी शर्ट बैठ के आप ये हेडफोन लगा के ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये सुनने में बहुत वेग और ऑर्डिनरी सा लग रहा होगा। अच्छा, ह्यूमन ट्रेडिंग ये कितनी घटिया चीज़ होती है, ये कितनी सीरियस चीज़ होती है, इसका आपको कोई बोध नहीं है, क्योंकि आपने कभी ये फेस नहीं किया है, कभी देखा नहीं है। आप सोचिए, लिटरली कोई आपके घर में बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप झोपड़े में रहते हैं, आउट ऑफ नोवेयर कुछ 100, 200, 500, 1000 लोग आपके गांव में हमला कर देते हैं और जितने भी मेल्स हैं, जितने भी आदमी हैं वहाँ पे, उन सबकी हत्या कर दी जाती है, या तो कुछ को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया नहीं जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है स्लेवरी के लिए, मेहनत वाला काम कराने के लिए, उनके रथ, उनके घोड़े खींचने के लिए, जो भी है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ सेक्स स्लेव, और जो बच्चे हैं अगेन उन्हें भी स्लेवरी में ही यूज़ किया जाता है। पेडोफिल्स की भी कमी है नहीं, है ना। तो स्लेव ट्रेडिंग एकदम लीगल थी उनके ग्रंथों में, और उनके ग्रंथों में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है कि हाँ स्लेव ट्रेडिंग बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा। उनके गॉड अलाउ कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और उसे बड़ा अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं कि हाँ स्लेव ट्रेडिंग ऐसे करो। तो दिस इज़ व्हाट दे आर टीचिंग। सिबलिंग से विवाह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने रिश्तेदारों से विवाह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी इलिसिट संबंध बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनकी पॉलिसी ये है कि बाहर जाओ और दूसरे लैंड्स को और वहाँ के लोगों को कैप्चर करो, उनकी फ़ीमेल्स को स्लेव बनाओ, एंड दिस इज़ व्हाट दे डू। और जो दूसरे कल्चर में पैदा हुआ है, जो उनके कल्ट में पैदा नहीं हुआ, उनके घर में पैदा नहीं हुआ, वो बेसिकली एक अछूत है, ठीक है, वो अनटचेबल है और वो एक लोअर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग है दैट नीड्स टू बी किल्ड। या तो उनके कहे हुए 2-3 शब्द है जो उनका वो प्रोसेस है मेडअप, उसके थ्रू होते हुए या तो आप उनका कल्ट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, जो भी वो कह रहे हैं वो दोहरा दो उनकी भाषा में, बड़बड़ा दो, एंड उनकी तरह कपड़े पहनना चालू कर दो, उनके कॉमिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड वट एवर दे आर ऑफरिंग, इफ़ यू फॉलो दैट कल्ट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देम, देन यू आर सेव्ड एंड यू विल गो टू हेवन। अब हेवन और हेल ये एक अलग चीज़ है, इस पर हम आते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एज ऑफ नाउ तो ये कन्वर्जन है, ठीक है, लैंड पर कब्ज़ा करना। और उसके बाद ये है कि उसके बाद भी अगर आपको वो कन्वर्ट नहीं होना है तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, या तो हत्या अगर नहीं भी कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके कल्ट से नहीं हैं, ज़िंदा रहने का टैक्स देना पड़ेगा आपको। येस ऑफ कोर्स, ये जो भी मैं कह रहा हूँ आपको उन ग्रंथों में वेरीफाइबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक एक स्क्रिप्चर कोट करते नहीं बैठूँगा, मुझे कोई शौक़ नहीं है उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का और कोट करने का। आपको ज़िंदा रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, और वो अगर आपके कंट्री में, आपके घर, आपके देश, आपके गांव में आज नहीं पहुँचे हैं तो कल पहुँचेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही यही है। वहाँ दूसरे लैंड्स पर जाओ, कब्ज़ा करो, अटैक करो और कैप्चर करो, और या तो कन्वर्ट कर दो उन्हें, या तो फिर टैक्स दो ज़िंदा रहने का, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व टू रिमेन अलाइव। और सिर्फ आप भले ही उन्हें मन में गालियाँ देते रहो, बट एक्सटर्नली आप उनके हिसाब से रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो वो बड़बड़ाने को बोल रहे हैं आपने बड़बड़ा दिया, उनके ऐसे कपड़े पहन लिए, भाषा बोल ली, उनकी सेवा कर दी, ठीक है, यू आर अ स्लेव टू देम। तो फिर जो ईश्वर है
वो आपको हेवन दे देगा, वो आपको स्वर्ग दे देगा। स्वर्ग में क्या होगा? अगेन स्लेवरी, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड अल्कोहल, अनलिमिटेड सेक्स, दिस इज़ वॉट दे गेट इन हेवन। ये उनके हेवन की ऑफरिंग है, ठीक है ना। एक बहुत सुंदर सा पैराडाइज है और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड तरीके से करने मिलेंगी। मल्टीपल शादियाँ आपको करना अलाउड है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैक्सिमम कल्ट्स में। जानवरों को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने जानवर होते हैं, ठीक है, और कितनी प्रकार की स्पीशीज़ होती हैं, किसका क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन लोगों को बायोलॉजी नहीं आती थी, मतलब डॉक्टर्स अभी बने हैं, इनके पास डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। ये पता नहीं कुछ ना कुछ तो अजीब सा ही करते रहते थे। इनको बीमारियों का आइडिया नहीं था, उन्हें ठीक करना नहीं आता था। सब तो इन लोगों को एथियस्ट साइंटिस्ट ने ला के दी है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज ये लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। अगेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ में आ जाता है, बट हाँ इसको अलग से भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो इन्हें इनके गॉड को इनके ग्रंथों में किसी चीज़ का ज्ञान दिया नहीं इन्हें, ठीक है। ऐसे ही ये इलिटरेट रह गए अपने कल्ट्स में, जहाँ से भी ये निकले हैं, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। एंड अगेन एक और चीज़ यहाँ पे ऐड होती है, जानवरों को लेकर कोई इंसाफ नहीं है। जानवरों को इनके हिसाब से खाना एकदम ठीक है, वो जिंदा प्राणी है, बेचारे मासूम है, प्यारे हैं, उनके भी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो भी हैं, जैसी भी हैं, उनकी भी हैं, वो भी अपना खुश है अपने भाई घर गृहस्थी में, अपने जीवन में खुश है। बट ये आउट ऑफ नोवेयर उन्हें आर्टिफिशियली पैदा करवा के और उन्हें खा रहे हैं पका के, ठीक है। बड़ी क्रूरता से उन्हें मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। इनके मारने के भी तरीके हैं, क्या ऐसे मारना है तो ठीक है, वरना फिर वो लीगल नहीं होगा, वो इलीगल हो जाएगा। आई डोंट वांट टू यूज़ दैट टर्म, ठीक है। आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जानवरों को लेकर कोई इंसाफ नहीं है। जानवर तो बने ही इनके सिर्फ सेवा करने के लिए, इनकी इंद्रियों को, इनकी जीवा को तृप्त करने के लिए। जानवरों को लेकर कोई इंसाफ नहीं करता इनका ईश्वर। क्यों तो उन्हें पैदा किया, क्यों उन्हें मार रहा है, फालतू में दर्द दे रहा है। कोई हेवन में भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब जैसा कि मैंने बताया कि जानवर ये सब कुछ एटम से बना हुआ है, उनका ईश्वर इतना समझदार है कि उसे एटम से सब कुछ बनाना आता है, बट है इतना डम्ब कि बेफालतू में बना रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आगे चल के ये लास्ट में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, जो सिर्फ श्रील प्रभुपाद सॉल्व कर रहे हैं पूरे इतिहास में, ठीक है। सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ वाई आई फॉलो हिम एंड यू मस्ट फॉलो हिम एज वेल। ईश्वर बेवजह आउट ऑफ नोवेयर, अगर आप इनसे पूछोगे तो आपको बहुत सिंपल सा एक नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, मैं आपको समझाऊंगा आगे कि फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऊपर से बता देता हूँ। इनके हिसाब से अगर आप पूछोगे कि हमें बनाया ही क्यों, जानवरों का तो वैसे कोई इंसाफ नहीं है, उनके बारे में पूछे कोई मतलब नहीं है। जानवरों के लिए पूछोगे तो वो बोलेंगे इंसान के खाने के लिए बनाया, तो ठीक है, तो इंसान को क्यों बनाया भाई? तो वो कहेंगे टेस्ट लेने के लिए बनाया। कैसा टेस्ट? टेस्ट इस तरह का कि जो भी उनके प्रति श्रद्धा रखेगा, उनके नियमों का जो नियम उतारे हैं उनका पालन करेगा, तो उनको वो हेवन दे देगा, जो नहीं देगा उनको नर्क भेज देगा। ओके ऑल राइट, पर क्यों आउट ऑफ नोवेयर? क्यों? उसके पहले क्या कर रहे थे ये? कुछ सालों पहले, कुछ 1000 साल पहले आपने ये बनाया, और क्या सूझी भगवान को? क्या उसके पहले भगवान थे? तो वो कहते हैं हाँ भगवान तो हमेशा से थे। क्या वो हमेशा रहेंगे? हाँ हमेशा रहेंगे। तो इनके भगवान आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर जन्नत, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग बनाते हैं, और आउट ऑफ नोवेयर उसमें एक छोटे से इतने बड़े एम्प्टी वॉइड को क्रिएट करते हैं, उसमें एक छोटा सा प्लैनेट क्रिएट करते हैं, और उसमें एक छोटी सी सिविलाइजेशन में, एक छोटे से गांव में ओरिजिनल कल्ट क्रिएट करते हैं इतने हज़ारों सालों बाद। अब उसमें जो फॉर्चुनेट बंदा पैदा हो गया वो हो गया, वो अब जाएगा हेवन, उसे मिलेगा आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था, प्लैनेट, भाषा, लोग, इंसान, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सब कुछ वॉइड था, क्योंकि इनका ईश्वर भी वॉइड है। ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, ठीक है। शरीर होगा तो वो लिमिटेड हो जाएगा, इंसान जैसा हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो ना ईश्वर कुछ था, उसने आउट ऑफ नोवेयर इनफाइनाइट, मतलब करोड़ों अनंत अनंत सालों तक वो अकेला बैठा था, कोई नहीं था उसके साथ। अकेले उसको एक दिन कुछ हुआ, खुजली हुई, और उसने ये ब्रह्मांड बनाया इतना बड़ा। आउट क्यों, बिना वजह, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने यहाँ पे सोलर सिस्टम बनाया इतना कॉम्प्लिकेटेड सा। उसके बाद उसने यहाँ पे एक पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर उसने इतना टाइम गुजरने दिया, फालतू में जानवर बनाए जिनका कोई पर्पज़ नहीं है,
ठीक है, परेशान किया उन्हें फालतू में बेवजह, क्या वो उनके बच्चे नहीं थे? वो उनकी रचना नहीं थी? अगर आपने किसी को पैदा किया है तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पर ठीक है, ओके, उतना भी मॉरलिस्टिक नहीं है। अब उसके बाद आगे इंसानों को पैदा करके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिया नहीं नीचे आके, जब से कैमरा इन्वेंट हुआ है तब से तो नहीं दिया, एटलीस्ट उसके पहले दिया हो तो पता नहीं, हम नहीं मानते उसे। तो कल्ट्स अनाउंस कर दिए कि हाँ जो ये करेगा वो हेवन जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर आप किसी को पैदा कर रहे हो बिना उसकी परमिशन के। आप और मैं थे भी नहीं, हम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ठीक है। आपके और मेरे यहाँ आने से पहले हमसे परमिशन नहीं ली गई है, क्या तुम्हें टेस्ट देना है? अरे ये तो कॉमन सी बात है। अगर आप कोई कोर्स भी करते हैं तो आप जाके यूनिवर्सिटी पे आपके द्वार पे अपना सर दे के मारते हैं। यूनिवर्सिटी आपको फोर्स नहीं करती कि आ जाओ हमारे यहाँ MBA कर लो, MBBS कर लो, LLB कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो। आप जाके अपना सर दे के मारते हो उनके द्वार पे, वो नहीं आते आपके पास। बट यहाँ इनके ईश्वर ने क्या किया है, आउट ऑफ नोवेयर हमारा सर बनाया और खुद ही देके पृथ्वी पर मार दिया कि जाओ यहाँ पे पैदा हो और रैंडमली बिना किसी प्रिपरेशन के जाओ टेस्ट देने जाओ। अगर तुम पास हुए तो तुम्हें अनलिमिटेड प्लेजर बिना वजह का, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें अनलिमिटेड हेल बिना वजह का। मतलब हम बेसिकली पागल हैं यहाँ पे, फूल्स हैं एक नंबर के। फालतू में हमें टेस्ट दे दिया गया, और उसमें भी टेस्ट के कुछ नियम्स हैं, ठीक है, नियम है कुछ, ऐसे ही नहीं है आउट ऑफ नोवेयर। टेस्ट का ऐसा है इनका क्राइटेरिया कि आप मन में भले कैसे भी हो, आपने क्राइम किए हो, बट इनके कल्ट का आपने पालन कर लिया तो आप उन सारे क्राइम से मुक्त हो जाते हो। भले ही आपने कितनी भी हिंसा किए हो, रेप किए हो, मर्डर्स किए हो, कुछ भी किया हो, आप सारे क्राइम से मुक्त हो जाओगे और आप इनके पैराडाइज चले जाओगे, जहाँ पे आपको अगेन क्राइम करने मिलेगा। वहाँ पे भी आपको इलिसिट सेक्स ही करना है, अल्कोहल ही पीना है, मीट ही खाना है, ठीक है, फोर्सफुल ही करना है आपको वहाँ पे भी सब कुछ। तो वो लीगल क्राइम आपको करने की वहाँ परमिशन मिलेगी, ऑलराइट। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको हेल में तला जाएगा, बेसिकली कोई आग में झोंक दिया जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। अब उसमें भी टेस्ट में वेराइटीज़ देखो। अगर टेस्ट है तो सबका क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए, बट नहीं, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई अंधा पैदा हो रहा है, कोई बौना पैदा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा कठिन, ऐसा भी नहीं है। अब आपका गॉड और रिलीजन सच्चा है, वो एक कहीं पे रेगिस्तान में या किसी पहाड़ में या किसी बर्फ़ में कहीं है, और आपने पैदा कर दिया दूसरा एक किसी ट्राइबल एरिया में, किसी को जंगल में। अब वो तो ही हू कर रहा है, भाला लेके घूम रहा है जंगल में, पेड़ की डालियों पर, यहाँ से वहाँ, बंदर की तरह। तो अब वो बेचारा वहीं अपनी लाइफ जीते हुए मर गया। उसे तो बोलने, खाने, कपड़े पहनने की कोई अकल नहीं है। वो कहाँ से आपके ग्रंथ पढ़ के फॉलो करेगा? उसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। और आपके भगवान को टेक्नोलॉजी की अकल तो थी नहीं कि फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँच जाए और उसे प्रीच कर दे। नहीं, कोई पहुँच ही नहीं सकता। ऊँट पे और घोड़ों पे तो आप लोग घूमते हो, तो कहाँ से कुछ करे कोई? वो तो बेचारा वैसे ही मर गया, वंचित रह गया आपके ज्ञान से। तो आपका ऐसा है कि मरने से पहले अगर वो आपके ज्ञान से वंचित रह गया तो वो तो फिर नर्क जाएगा। फालतू में आपने किसी को एक ट्राइबल एरिया में पैदा किया और उसे नर्क भेज दिया, बेवजह की नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ। अगेन इलॉजिकल कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है। और ऐसा ही अनफेथफुल और एकदम बेकार का टेस्ट आपने सबका लिया है। हर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है यहाँ पे। किसी को मेल, किसी को फीमेल, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अनपढ़, किसी को बहुत एक्सट्रीम पढ़ा लिखा, किसी को पढ़ा लिखा मगर सन की, किसी को इलिटरेट मगर होशियार। तो कैसी भी वैरायटी है। फिर इनसे पूछो तो ये बोलेंगे कि हाँ सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अरे सबको अलग अलग बनाया ही क्यों? क्या सोच के? आप ही की तो, आपके गॉड की तो मर्जी थी ना। वो तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, उनकी मर्जी से तो वो पैदा हुए नहीं। आज मुझे, अगर मेरा नाम मानव है, ठीक है, तो मुझे एक मेल बॉडी में यहाँ पे मानव नाम से पैदा होना है, इसमें मेरा डिसीजन तो था नहीं। मैं तो अपनी माता के गर्भ से बाहर आ गया इस दुनिया में, मुझे नहीं पता था, ओके। और उसके बाद भी एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, टेस्ट है सिर्फ इंसानों का, जानवरों की तो वो तो फालतू में लपेटे गए। अब इंसानों में भी अगर आप इनसे पूछो कि बच्चे, ठीक है, बच्चे, तो बच्चों का क्या हिसाब किताब है? जो बचपन में ही मर गया, अपनी माता के गर्भ में मर गया, या फिर वो उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसे क्राइम करने की अकल ही नहीं है, बच्चे को क्या बोध? क्या वो पुण्य करेगा, क्या वो पाप करेगा? एक बच्चे ने कुछ कर दिया अगर गलती से और वो बचपने में ही मर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपका ईश्वर उसे कहाँ भेजेगा, नरक में या स्वर्ग में? तो दोनों सिनेरियोज लेते हैं। इनसे जब पूछा जाता है ये चीज़,
इनके रिलीजियस ठेकेदारों से, तो ये कहते हैं कि वो जाएगा स्वर्ग में क्योंकि उससे कोई गलती नहीं थी और वो बचपन में ही मर गया इसलिए वो स्वर्ग में जाएगा। अरे तो यार ऐसा ही था तो भाई सबको स्वर्ग में भेज देते बचपन में ही मार के, क्यों टेस्ट लिया फालतू में? हम कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, सबको स्वर्ग ही भेज देते। फिर कहते हैं कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। अरे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इस तरह से बनाया है कि आधे से ज़्यादा लोग नर्क में जाएंगे, तो बोलते हो प्यार करते हैं। ये क्या बात हुई? बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी अलग चल रही है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि बच्चा स्वर्ग में जाएगा। क्यों स्वर्ग में जाएगा भाई? हम पागल हैं यहाँ पे? हमको ही बचपन में मार देते, इससे अच्छा तो हमको क्यों बड़ा होने दिया? हम बड़े हुए मजबूरी में, हमने भी क्राइम किया, हमारी भी इच्छा थी नहीं। किसकी इच्छा होती है क्राइम करने की? मजबूरी में आदमी कर जाता है, कर गया। बचपन में मर गया होता तो आज स्वर्ग में होता। तो कुछ रिलीजियस लीडर्स का ऐसा मानना है कि बच्चे स्वर्ग में जाते हैं जो बचपन में ही मर गए। ठीक है, अब इसमें हमको प्रॉब्लम दिख गई, बायसनेस दिख गई। तो बच्चों के साथ तो भाई थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी पार्शलिटी हो रही है यहाँ पे, है ना? तो उसको कवर अप करने के लिए बाकी के रिलीजियस लीडर्स ने कहा कि नहीं, बच्चा नर्क जाता है जो बचपन में ही मर गया। ठीक है, तो अब नर्क क्यों भेज रहे हो भाई? ये तो और बड़ी बेवकूफ़ी। उसको एटलीस्ट मौका तो देते टेस्ट करने का। अरे उसको क्राइम करने देते, फिर उसको नर्क भेज दे। आपने पहले ही भेज दिया। उनसे पूछो तो बोलते वो हमारे गॉड को पता था कि वो क्राइम करने ही वाला है। अरे तो तुम कौन होते हो भाई? क्या पता वो ना करता? और जब तुम्हारे गॉड को पहले से सब पता है, वो त्रिकालदर्शी है, तो डायरेक्ट सबको जो नर्क जाने वाला है, जो स्वर्ग जाने वाला है, सबको वैसे ही भेज दो। तो सबका टेस्ट लेने का पॉइंट ही क्या है फिर? डायरेक्ट तुम पैदा करो, नर्क में ही पैदा कर दो उसको, इसे स्वर्ग में ही पैदा कर दो। और नर्क स्वर्ग में पैदा भी तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। तुम्हारे ग्रंथों में रेफरेंस है कि कौन क्राइम करेगा, वो तुम्हारे गॉड की मर्जी से, अप्रूवल से कर रहा है, क्राइम भी और पुण्य भी। ठीक है, तो हर चीज़ से तो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स तुम्हें बेवकूफ़ी साबित कर रहे हैं और तुम्हें ब्लॉक कर रहे हैं जगह जगह से। तुम बच्चों को नर्क भेजोगे तब भी तुम बेवकूफ़, तुम स्वर्ग भेजोगे तब भी तुम बेवकूफ़। अच्छा, उसमें भी एक और प्रॉब्लम, ये तो नॉर्मल बच्चों की बात है जो उनके कल्ट में, उनके घरों में पैदा हुए। अगर कोई उनके कल्ट के बाहर का बच्चा है, वो मर जाता है, तो वो तो डायरेक्ट नर्क ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में पैदा हो गया। उनसे पूछो तो भाई उस बच्चे की क्या गलती? वो तो अपनी मर्जी से पैदा हुआ नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, वो उसकी ही गलती है, वो उसका नसीब ख़राब कि वो उस घर में पैदा हुआ। दिस इज़ वॉट दे आंसर, दिस इज़ वॉट दे ऑफर। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे गलत प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसे ज़रा भी आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। आपको चाहिए मेरे, अगर एक भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे मुंह से निकली है वो गलत है, आप नीचे जाके कोट कर सकते हैं और इनके जेन्युइन आंसर्स आप रेफरेंसेस के साथ कोट करेंगे तो ही वो मान्य होगा। मैंने यहाँ पे आरोप लगा दिए हैं और इसके अगेंस्ट में आपके पास रेफरेंसेस हैं। एक एक जो मैंने आरोप लगाया है उसके अगेंस्ट आपके पास अगर रेफरेंसेस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कोट करिए कि हाँ ये लो, ये मेरा कल्ट है, ये एक्स कल्ट है मेरा। ठीक है, ये मेरा, ये जो मैं इस कल्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इस कल्ट का फॉलोअर हूँ और इसमें ये सारे रेफिटेशंस हैं, लॉजिकल, मॉरल दोनों, और स्क्रिप्चर से भी प्रूवन है हमारे। तो आपको ये प्रूफ करना है, वरना अपना मुंह बंद रखिए थोड़ा सा, है ना? बढ़िया रहेगा। तो बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, अमीर गरीब, हर किसी के साथ एकदम इलॉजिकल नॉनसेंस कहानी है। स्पेस का इन्हें पता नहीं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक ईश्वर बना दिया। 1500, 2000, 2500 साल का तुम्हारा इतिहास है, उससे पहले तुम्हारा कोई ट्रेस नहीं है। अच्छा, तुम्हारे जो रिलीजन बना है उसके पहले जो कोई मर गया वो तो तुम्हारे रिलीजन से वंचित रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा? नर्क जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फॉलो नहीं किया। अरे तुम्हारा कल्ट आया ही नहीं था उस टाइम पे, तुम्हारा कल्ट 2500 साल पुराना है, तो जो 3000 साल पहले आया था उसका क्या हुआ? उसकी क्या गलती? वो तो उस टाइम पे पैदा हुआ जब तुम लोग थे ही नहीं, वो तो तुमसे ही पुराना है, उसका क्या गलती? तो वो भी नर्क जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे गॉड को फॉलो नहीं किया। अरे था ही नहीं तो करता क्या? नहीं, ठीक है, क्या बोले अभी ने? तो ऐसे इलॉजिकल कल्ट से आप बहस नहीं कर सकते। यहाँ पे इन सारे कल्ट्स का खंडन हो जाता है अगर आप देखें तो, सारे के सारे, क्योंकि इनके कल्ट की एक लैंग्वेज है, एक सेटिंग्स है, इनके कुछ नियम है, वो आप पालन करेंगे तो ठीक है, वरना आप नर्क ही जाएंगे। तो जो जहाँ इनके कल्ट्स पहुँच नहीं पाए और जब इनके कल्ट्स थे ही नहीं, उसके पहले के लोग सारे के सारे नर्क में हैं बिना वजह। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सब किस तरह का ड्रामा है, किस तरह की बकवास है। और कुछ लोगों ने मिलके
इंसानों के ही फ़ायदे के लिए उस टाइम के और राजनीतिक फ़ायदे के लिए और अपने इंद्रियों के लाभ के लिए उन्हें बनाया है। ये आपको अच्छे से इसमें पता चल गया होगा। अगर नहीं भी चला है तो आपको IQ थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इतना कॉमन सेंस अगर आप में नहीं है तो आगे के वीडियोस तो आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट को यहीं विराम देकर इससे विदा ले सकते हैं और दोबारा नहीं आएंगे तो आपका टाइम बचेगा। बाकी आप मेरे वॉच आवर्स बढ़ाना चाहते हैं देन यू आर सो वेरी वेलकम। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इस तरह से हम जड़ से हर एक चीज़ को खोदेंगे और मूल बीज पर वार करके, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनके एक एक रेफरेंसेस को खोलने की। हम बिना रेफरेंस खोले जड़ से उनकी चीज़ों पर वार करेंगे एंड वील मूव अहेड, ठीक है। हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं हमें एक एक रिलीजन को टारगेट करने की और उसे नेम करके उसके स्क्रिप्चर्स खोल के बैठने की, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस खोलते बैठने की। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चल जाता है। अच्छा, अभी तो मैंने उनके मॉरलिस्टिक और चीज़ें खोली भी नहीं है, मैंने तो बहुत बेसिक चीज़ें खोली हैं कि उनका क्या हाल है, स्लेवरी को लेके क्या स्टैंड है, विवाह को लेके क्या स्टैंड है, उनका हर एक चीज़ को लेके क्या स्टैंड है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो कितनी 500 तरह की चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने मिस कर दी। टेक्नोलॉजी का उन्हें वैसे ही नहीं आता पता। तो इस तरह से हम आधे घंटे में हमने इन्हें अच्छे से अटेंड कर लिया है। लॉजिकली देखा जाए तो इनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ बचा है नहीं अब, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आगे भी चलते रहेंगे, इनका और खंडन आगे भी अच्छे से होगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिस्कोर्स में हम अच्छे से एटम पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब हमें रिलीजन से कोई ख़ास मतलब है नहीं, हमें सीधा एटम्स पर जाना चाहिए, है ना। जो इस ब्रह्मांड का मूल है, जो फिज़िक्स के नियम है, हम उसे स्टडी करेंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह की चीज़ें। हम ऐसी चीज़ें स्टडी करेंगे, हम सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी को स्टडी करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग को स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर वो समझ गए तो हम ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। वरना इनके चक्कर में तो हम मल्टीपल शादियाँ और स्लेवरी और इन सब, और दारू पियो, दारू मत पियो, ये वाला मीट खाओ, ये वाला मीट मत खाओ, यही करते रह जाएंगे। और आई होप आप ये करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो था सबसे ज़्यादा, कि अगर कोई ईश्वर है तो उसने हमें यहाँ भेजा ही क्यों, किसकी मर्ज़ी से हम यहाँ आए हैं, क्यों आए, कब आए, ये जो प्रश्न है इसको रिजॉल्व केवल श्रील प्रभुपाद ने किया है। और इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में। ओके, सो ये वाला डिस्कोर्स हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू विल कॉन्टेम्पलेट ऑन इट। और जो हमारे कम IQ वाली ऑडियंस है वो रेफरेंसेस कोट कर सकती है। द कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। हरे कृष्णा।